हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा कोचिंग। मैं सचिन गोयल, डायरेक्टर कृष्णा कोचिंग, आज आपका स्वागत करता हूं इस सेशन में। और आज का टॉपिक है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, एक ऐसा मेथड जो कि कहीं ट्रूली फेडरल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, जो ये दिखाता है कि सेंटर स्टेट से ऊपर नहीं, स्टेट सेंटर से ऊपर नहीं। अगर सभी स्टेट लेवल पॉलिटिशियंस एक तरफ हो जाए और सेंट्रल लेवल पॉलिटिशियंस एक तरफ हो जाए तो टाई हो जाएगा। कुछ ऐसा फॉर्मूला है हमारा मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है वो मेरी इस बात को जो अभी मैंने कहा वो एकदम से समझ जाएगा। ठीक है। और ये मेथड का जो तरीका है, जिस तरीके से हम प्रेसिडेंट को चुनते हैं, इसका आइडिया कहां से आया? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इसका आइडिया लिया गया। क्लियर? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बैरक में कहा ये दिया है? आर्टिकल 54 में दिया है। ठीक है, 54 और 55 इससे डील करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा ये पॉइंट्स आपको दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये सामने आपके आ रही है मेरी स्क्रीन। ठीक है, मैं बैरक आपको दिखाने जा रहा हूं। दिस इज द बैरक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता क्या है? क्लियर? देखिए इसको, ये है आपके सामने आर्टिकल 54। मैं 52 से ही आपको दिखाना चाहूंगा। रादर आर्टिकल 52 कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बस इतना कि प्रेसिडेंट होना चाहिए। क्लियर? और उसके बाद इसकी एक्सप्रेशन जो ऐड हो रही है वो कहां से हो रही है? 53 से। और 53 क्या बोलता है? 53 कहता है एग्जेक्टिव पावर जो है वो किसके हाथों में रहेगी? प्रेसिडेंट के। ठीक है, और कैसे एक्सरसाइज होगी? ईदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स अंडर हिम। ओके, और किसके हिसाब से? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ओके, और विदाउट प्रेजुडिस टू दी, मैं हूं 53 क्लॉज 2 के ऊपर, क्योंकि बैरक को हमें साथ साथ पढ़ते रहना चाहिए। ओके, 53 क्लॉज 2 कहता है विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी, यानी जो पहले वाला जनरल प्रोविजन भी दिया गया वो वैसे ही रहेगा। ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट कमांड, द सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कमांड ऑफ डिफेंस फोर्स। ये क्वेश्चन बनता है, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज इन इंडिया? आंसर है प्रेसिडेंट। ठीक है जी। और नेक्स्ट, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल, अब इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? बी डीम्ड टू ट्रांसफर टू द प्रेसिडेंट एनी फंक्शंस बाय एनी एग्जिस्टिंग लॉ ऑन द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और अदर अथॉरिटी। ठीक है, कि अदर अथॉरिटी या गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट के पास जो पार्स है वो ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट के पास चली गई। दूसरा, nothing in this article shall prevent parliament from conferring by law functions of authorities other than president। कि पार्लियामेंट इसके बाद लॉ बनाकर प्रेसिडेंट के अलावा बाकी जो अथॉरिटीज है उनको भी फंक्शंस और पावर्स दे सकती है। तो एक जनरल रीडिंग हमने इसी कर ली। अब आज के टॉपिक पर आ रहे हैं, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? अब देखिए, नोट्स को पकड़ते हैं पहले। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट इलेक्शन है। ये सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात। इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड एमएलएस, इलेक्टेड एमपीस। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ओके, देन elected members of legislative assemblies of the states and legislative assemblies of the UTs also, if that UT has a legislative assembly, यानी दिल्ली और पुडुचेरी। तो इन तीन को मिला के स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली, यूटी की लेजिस्लेटिव असेंबली और एक एमपी, इलेक्टेड एमपी, सब इलेक्टेड इलेक्टेड इलेक्टेड, यानी नॉमिनेटेड मेंबर्स। नॉमिनेटेड मेंबर्स का कोई रोल नहीं है। पहले लोकसभा में दो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे। ये कौन होते थे? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स। वो अंग्रेज जो आजादी के बाद भी भारत में ही रहे, भारत को छोड़कर नहीं गए। पर लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हटा दिया गया है, इस प्रोविजन को खत्म कर दिया गया है। अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स आर नो मोर नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, दे आर नो मोर नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेवल विधानसभा। ठीक है, मगर राज्यसभा में आज भी 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये 12 पार्टिसिपेट नहीं करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में,
क्यों? साफ लिखा है केवल इलेक्टेड। ओके, तो thus the nominated members of both houses of parliament, the nominated members of state legislative assemblies, the members both elected and nominated of the state legislative councils। 6 स्टेट्स में भारत में विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते, फिर चाहे उनके इलेक्टेड मेंबर है चाहे वो नॉमिनेटेड है। ठीक है, क्योंकि कुछ ही स्टेट्स में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, 6 में है। एंड द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, अब ये खत्म ही हो गए हैं, डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड ऑफ यूटी के अंदर मैक्सिमम वन नॉमिनेटेड मेंबर की पहले पॉसिबिलिटी होती थी, यानी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मैक्सिमम 1 मेंबर को नॉमिनेट किया जा सकता था विधानसभा में, यानी स्टेट लेवल लेजिस्लेटिव असेंबली। ये लेजिस्लेटिव असेंबली लिखना चाहिए, समझ में आया? लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट यानी विधानसभा ऑफ द स्टेट या फिर विधानसभा ऑफ द यूटी, इसमें मैक्सिमम 1 मेंबर को नॉमिनेट कर सकता था गवर्नर। पर अब ये सिस्टम सब खत्म हो गया। पहले लोकसभा में भी मैक्सिमम 2 मेंबर्स फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी नॉमिनेट हो सकते थे, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, वो भी खत्म हो गया, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की नॉमिनेशन खत्म कर दी। क्लियर? ये जो लिखा है ये उससे पहले का लिखा है। ओके, डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट वेयर एन असेंबली इज डिसॉल्व्ड। अब देखो, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है और उस समय मान लो कोई एक विधानसभा उस टाइम डिसॉल्व है, एक या एक से ज्यादा, तब भी क्या प्रेसिडेंट इलेक्शन हो जाएगा? यानी उस स्टेट के विधायक, उस स्टेट के एमएलए के बिना क्या इलेक्शन हो सकता है? आंसर इज यस। वेयर एन असेंबली इज डिसॉल्व्ड, the members cease to be qualified to vote in presidential election, even if fresh elections to be dissolved to the dissolved assembly are not held before the presidential election। ओके, तो बिहार की जब विधानसभा भंग हुई थी तब ये वाला मुद्दा उठा था। ओके, और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो मैंने अभी बताया, ये फॉर्मूलाज हैं। स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन बराबर रहना चाहिए स्टेट टू स्टेट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, एज वेल एज पैरिटी बिटवीन द स्टेट्स एज अ होल एंड द यूनियन एट द इलेक्शन। ठीक है जी, यूनियन एट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी सेंटर और स्टेट के बीच में भी पैरिटी होनी चाहिए और एक स्टेट और दूसरी स्टेट के बीच में पैरिटी यानी इक्वालिटी होनी चाहिए। चलिए, टू अचीव दिस the number of votes which each elected member of the legislative assembly of each state and the parliament is entitled to cast at such election shall be determined in the following manner। इसकी वजह से 2-3 फॉर्मूलाज बनाए गए हैं, और ये फॉर्मूलाज क्या है अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक बार बेरट देख लीजिए, बेरट में ये बात लिखी है 54 में, प्रेसिडेंट shall be elected by the members of electoral college। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? जिनको वोट डालने का अधिकार है उसको इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। ये क्या होगा? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा एंड राज्यसभा, प्लस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, यानी नॉमिनेटेड का कोई रोल नहीं है। क्लियर? और यहाँ पर जो स्टेट वर्ड यूज हो रहा है इट इंक्लूड्स 2 यूटीज एज वेल, और वो यूटीज हैं कौन सी? दिल्ली और पुडुचेरी। पौंडीचेरी का नया नाम पुडुचेरी। क्लियर? और आगे चलते हैं, क्योंकि 2 यूटीज हैं जिसके अंदर विधान परिषद विधानसभा है। और फिर इलेक्शन कैसे होगा? ये वही लाइन आ गई, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, और उस यूनिफॉर्मिटी को लेके आने के लिए, ठीक है, among the states uniformity लाने के लिए there has to be a parity between the states as a whole and the union, यानी सेंटर और स्टेट के बीच में इक्वालिटी हो और 2 स्टेट्स के बीच में भी इक्वालिटी हो। तो the number of votes which each elected member of parliament and of the legislative assembly of each state is entitled to cast at such election shall be determined in the following manner। और ये मैनर क्या है? ठीक है, ये वाला फॉर्मूला
ये वाला फॉर्मूला जो 1000 कोफिशिएंट लिया जाता है वो समझा रहा हूँ, वो फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये देखो, every elected member of the legislative assembly of a state shall have as many votes as there are multiples of 1000 in the quotient obtained by dividing the population of the state by the total number of elected members of the assembly. समझ में आया? यानी कि वैल्यू ऑफ वन वोट ऑफ एन एमएलए क्या होगी? उस स्टेट की पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय उस स्टेट के इलेक्टेड एमएलएज, नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज मल्टीप्लाइड बाय 1/1000। यानी आखिरी के 3 जीरो कट जाएंगे। टोटल जितनी पॉपुलेशन है डिवाइडेड बाय कितने एमएलए हैं, नंबर ऑफ एमएलएज, नंबर ऑफ एमएलएज पॉपुलेशन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1/1000, 3 जीरो काटने हैं। तो ये होगी एक वोट की वैल्यू, एक एमएलए की वोट की वैल्यू। अब हम निकालेंगे एमपी की वोट की वैल्यू। मैंने कहा था ये फॉर्मूला क्या करता है, स्टेट 1 इक्वल्स टू स्टेट 2, दो स्टेट्स की पैरिटी पैदा कर रहा है। अब मैं बताऊंगा उस फॉर्मूला के बारे में जो सेंटर और स्टेट के बीच में इक्वलिटी यानी पैरिटी पैदा करता है। एवरी इलेक्टेड मेंबर, अच्छा ये वाली जो 1000 वाली बात है देखते हैं बेरठ में कैसे लिखी है। बेरठ कहता है every elected member of the legislative assembly of a state shall have as many votes as there are multiples of 1000 in the quotient obtained by dividing the population of the state by the total number of elected members of the assembly. समझ में आया? तो 1000 कोफिशिएंट यहां भी लिखा है। नेक्स्ट, और फिर हम बात कर रहे हैं स्टेट के बारे में कि ये हमने बात कर दी है एक स्टेट को दूसरी स्टेट के से इक्वल कर। अब हम बात करेंगे सेंटर और स्टेट को इक्वल कैसे रखा जाता है। एज अ होल अगर सभी स्टेट्स को एक तरफ रख दिया जाए, एज अ होल अगर सेंटर को एक तरफ रख दिया जाए तो बराबरी हो जाएगी। कैसे होगी? आफ्टर टेकिंग द सेड मल्टीपल्स ऑफ 1000 द रिमाइंडर इज नॉट लेस देन 500, देन द वोट ऑफ ईच मेंबर रेफर टू इन सब क्लॉज शैल बी फर्दर इंक्रीज्ड बाय 1। अगर 0.5 आ रहा है तो उसे 1 कर देंगे, बढ़ा देंगे, चलो ये तो अलग बात होगी। अब आ रहा है ये वाली चीज यहां दी हुई है, each elected member of either house of parliament shall have such number of votes, यानी 1 एमपी की वोट की वैल्यू क्या है अब ये बताएंगे। ठीक है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट shall have such number of votes as may be obtained by dividing the, डिवाइड करना है, total number of votes assigned to the members of legislative assemblies of the states, यानी सभी states under sub clause A and B by the total number of elected members or elected of houses of parliament, यानी कि total number of MPs. Okay, fractions exceeding 1/2 being counted as 1 and other fractions being disregarded, यानी 0.5 से ऊपर है तो उसे 1 काउंट कर लेंगे, 0.5 से नीचे है तो उसको हम राउंड अप करके 0 काउंट कर लेंगे। क्लियर? अब इसको दिखाता हूं मैथमेटिकली ये कैसा दिखाई देगा। ये देखो, every elected member of either house of parliament shall have such number of votes as may be obtained by dividing the total number of votes, ठीक है, of all MLAs of all states, ठीक है, by the total number of elected MPs, members of both houses of parliament। ये देखो क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी इक्वल्स टू, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वोट की क्या वैल्यू है, total value of all votes of all MLAs of all states divided by total number of elected members of parliament। क्लियर? तो ये फॉर्मूला है। तो इससे क्या पता चलता है कि सेंटर की सारी वोट अगर ए कैंडिडेट को आई है और स्टेट सभी स्टेट्स की और यूटीज, 2 यूटीज भी हैं दिल्ली पुडुचेरी, उनकी सारी वोट्स अगर बी कैंडिडेट को आई है तो टाई हो जाएगा ए और बी के बीच में, कोई भी नहीं जीत पाएगा। क्लियर? और आगे चलते हैं। प्रेसिडेंट्स इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, क्या लाइन है? सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ओके, और वोटिंग होगी सीक्रेट बैलेट से। 3 लाइनें मैंने बताई हैं, कौन कौन सी? सबसे पहले मैंने बताया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, ये देखिए,
सबसे पहले मैंने बताया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, फिर मैंने बताया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और फिर मैंने बताया सीक्रेट बैलेट के बारे में। क्लियर? ओके, अब मैं इसको समझाऊंगा। This system ensures that the successful candidate is returned by the absolute majority of votes. A candidate, in order to be declared elected to the office of president, must secure a fixed quota of vote. और ये है कोटा का फॉर्मूला। कोटा तो सीधी सी बात है, आधे से ज्यादा। अगर आधे से ज्यादा वोटें किसी को मिल गई, वो जीत गया। The quota of votes is determined by dividing the total number of valid votes. इसका फॉर्मूला क्या है? Total number of valid votes polled by the number of candidates to be elected. हमारे यहाँ तो एक ही प्रेसिडेंट को चुनना है, तो 1 plus 1. Here only one candidate to be elected as president, plus 1 भी करना है, ये देखो plus 1, and adding 1 to the quotient, और quotient में भी 1 ऐड कर देना है। The formula can be expressed as total number of all valid votes polled divided by 1 plus 1 equals 2 plus 1 जैसे ही होगा। इसे एक वोट भी फालतू आ गई, आप जीत गए इलेक्शन। और आगे चलते हैं। अब हर इंसान को बैलेट पेपर मिलता है जिसके ऊपर उसकी प्रेफरेंस लिखनी होती है कि मैं फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दे रहा, सेकंड किसको, थर्ड किसको और फोर्थ किसको दे रहा हूँ। नेम के सामने डब्बा बना होता है अगेंस्ट द नेम, ठीक है जी। और वोटर कैन इंडिकेट एज मेनी प्रेफरेंसेस एज देयर आर कैंडिडेट्स, सारी की सारी प्रेफरेंसेस भी यूज कर सकता है, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। क्लियर? तो पहले फेज में क्या होगा? फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स आर काउंटेड, ठीक है जी। और अगर किसी को कोटा मिल गया, वो जीत गया, बस इलेक्शन का काम खत्म। इन केस अ कैंडिडेट सिक्योर्स द रिक्वायर्ड कोटा इन द फेज, इन दिस फेज ही इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, वो जीत गया। नहीं तो क्या होगा? अगर कोई नहीं जीता तो ट्रांसफर हो जाएंगी वोट्स, ठीक है। ओके, the ballots of the candidate securing the least number of first preference votes are cancelled and his second preference votes are transferred to the first preference. फिर अब मैं समझाता हूँ जरा इसको डायग्राम से। मान लो 5 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, ए बी सी डी ई। इसको मिली कितनी वोट्स? से 40,000, 30,000, ठीक है जी, और 20,000। ओके, और इसको मिली है से 6,000 और इसके मिली है 4,000। लगता है पूरा हो गया। 50,000 देखो, 4 6 10, 10 और 20 30, 30 30 60, पूरी 1,00,000 वोट्स हो गई, ठीक है जी। अब जीत कौन रहा है? ए। क्या इसका कोटा पूरा हो गया? क्या मोर देन 50% वोट्स आ गई? कि कोटा का फॉर्मूला याद कीजिए, ये था हमारा कोटा का फॉर्मूला, ये देखिए। कल मैंने कोटा दिखाया था आपको, अच्छा इसमें दिखाया था यहाँ। ये है कोटा का फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड डिवाइडेड बाय 1 + 1 = 2 + 1, यानी एक ही प्रेसिडेंट चुन रहा है, +1 यानी 2 हो गया, यानी टोटल जितनी वोटें पड़ी हैं उसकी आधे से ज्यादा वोट अगर किसी को मिल गई तो वो जीत गया। क्लियर? पर यहाँ क्या किसी को आधी वोटें मिली या नहीं मिली? 1,00,000 वोटें टोटल डली हैं, 1,00,000, किसी के भी 50% पास नहीं है। तो सबसे कमजोर कड़ी कौन है? ई, सिर्फ 4,000 वोट। तो इसके डब्बे को खोल दिया जाएगा। ये वो वोट्स थी जो फर्स्ट प्रेफरेंस वोट जिन्होंने ई को दी, ये 6,000 वो हैं जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस वोट डी को दी, 20,000 ने फर्स्ट प्रेफरेंस वोट दी सी को, 30,000 ने फर्स्ट प्रेफरेंस वोट दी बी को, और ए को भी मिली फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स। कमजोर खिलाड़ी है इंग्लैंड, तो उसके डब्बे को खोलकर उसको गेम से बाहर कर दिया जाएगा और उसकी सेकंड प्रेफरेंस वोट्स को देखते हुए उसकी ये 4,000 वोट्स जो हैं बांट देंगे। 4,000 में से 1,000 इसके पास चला गया, ठीक है, और से 1,000 इसके पास भी चला गया।
2000 चला गया इसके पास। तो अब इसके पास है 40,000 वोट्स, इसके पास है 32,000, इसके पास है 21,000 और इसके पास है 7,000 वोट्स। अब सबसे कमजोर, अभी देखो 50% पूरा हुआ, किसी का नहीं हुआ, यानी अब डब्बे खोलने का सिलसिला चलता रहेगा। सबसे कमजोर खिलाड़ी है डी। इसके पास 2 वोट्स है, ओरिजिनल वोट्स और वो जो ई से आई है। ठीक है, ओरिजिनल वोट्स 6,000 थी, से 6,000 में से 5,000 चली गई किसको, सी को। चलो बी को देखते हैं, 5,000 यहां चला गया। क्लियर, एक मिनट। हाँ जी सर, द वोट्स कैन नॉट बी गिवन टू द मेजोरिटी। ठीक है, ऑफ कोर्स वोट्स कैन बी गिवन, इट डिपेंड्स ना सेकंड प्रेफरेंस वोट किसको मिली है। सेकंड प्रेफरेंस वोट किसने दी नहीं है को, जिसको दी थी हमने मान के चले हम कि ये जो वोट्स गई थी, ठीक है, ये कैसे बटी। ठीक है, हमने 4,000 को बांटना था, किसी ने भी एक को दी ही नहीं, और दी होती तो हम दे, तो लो मैं कर देता हूँ ये वाला काम। ये 5,000 की सेकंड प्रेफरेंस वोट कहाँ चली गई, बी के पास। और ये जो वोट जो ई की वोट थी वो इसके पास 1,000 थी, वो 1,000 में से, ठीक है, 500 वोट्स चली गई एज पर द थर्ड प्रेफरेंस ए को, और 500 वोट्स चली गई एज पर द थर्ड प्रेफरेंस बी को। लो 500 यहां ऐड हो गई और 500 यहां ऐड हो गई। क्लियर, और ये थर्ड प्रेफरेंस के हिसाब से आया है, ये भी थर्ड प्रेफरेंस के हिसाब से आया है। अब इसके पास वोट्स है 40,500, इसके पास वोट्स कितनी है 37,500, इसके पास कितनी है अभी भी 21,000, इसके पास कितनी है। ठीक है, ये देखिए, हाँ, अब ये तो गेम से बाहर हो गया डी। क्लियर, 5,000, अच्छा अभी 1,000 सीटों का और बंटवारा करना है। ये 1,000 वोट्स जो है जो इसके पास यहां से आई थी, ठीक है, वो बांट दिया हमने 500-500। ठीक है, सोच लो, बांट दिया ना हमने, 6,000 और 7,000 था, तो 5,000 हमने दी थी किसको, एज पर द सेकंड प्रेफरेंस। फिर ये भी सेकंड प्रेफरेंस गई है, फिर तो अभी सेकंड प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस। अभी तो 1,000 सीटें जो हैं, 1,000 वोट जो हैं, वो थर्ड प्रेफरेंस से बांटनी है। ठीक है, इसमें से 600 चली गई किसको, ए को, और से 400 चली गई बी को एज पर द थर्ड प्रेफरेंस। तो अब इसको ऐड कर दो, इसको गई 600, इसको गई 400, एज ये है थर्ड प्रेफरेंस के हिसाब से, ये है थर्ड प्रेफरेंस के हिसाब से। ठीक है, तो ये बन गया 41,100 और ये बन गया 37,900, और ये अभी वहीं पर खाता इसका है 21,000 पर। क्लियर, अब सबसे कमजोर खिलाड़ी कौन है, सी, इसकी खोल देंगे डब्बे को हम। ठीक है, इस 21,000 की सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे। ठीक है, क्या है सेकंड प्रेफरेंस के हिसाब से, मान लो इसकी वोट्स इस तरफ ज्यादा चली गई। ठीक है, से 20,000 यहां चली गई, 1,000 इधर आ गई, ये बन गया 42,100 और ये बन गया 57,900। एकदम से बी जीत गया, जैसे 50% ज्यादा किसी के पास वोट्स आ गई वो जीत गया। समझ में आया, यानी कि जो पहले हार रहा था, याद करो पहले जीत कौन रहा था, ए जीत रहा था। ए जिसके पास थी 40,000, ए के पास थी 40, बी के पास थी 30, बी हार रहा था, लेकिन एंड में जीता कौन, बी। समझ में आया, तो इस तरह से इसे हम क्या कहते हैं, ये वर्ड्स यूज क्या हुए हैं मैंने अभी अभी बताया आपको। ठीक है, proportional representation by means of single transferable vote, that too in secret ballot। ये देखो proportional representation, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और फिर उसके बाद ये सीक्रेट बैलेट। ओके, तो ये तीन चीजें,
कौन किसको वोट दे रहा है किसी को पता भी नहीं चलता, सीक्रेट बैलेट का प्रयोग किया जाता है। ओके, और आगे चलते हैं। ठीक है, ये बात हमारे बैलेट में कहा लिखी है? 55 देखिए, आर्टिकल 55 क्या कहता है? हियर कम्स आर्टिकल 55, ये देखिए, proportional representation by means of single transferable vote, voting through secret ballot। ओके, और पॉपुलेशन वर्ड का क्या मतलब निकाला जाएगा? लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस। ओके, जो उसकी फिगर्स ली जाएंगी, लेकिन provided that the reference in this expression to the last preceding census of which the relevant figures have been published shall until the relevant figures for the first census, ठीक है, taken after the year 2026 have been published be considered as a reference to 1971 census। यानी कि जो ये इलेक्शंस होंगे उसमें जो पॉपुलेशन वाला फॉर्मूला यूज किया जाएगा, याद कीजिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट का, कि एक स्टेट की पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन में कौन सी जनगणना के डाटा को यूज किया जाएगा, वो होगा कौन सा डाटा? ठीक है, जो लेटेस्ट सेंसस। लेकिन 2026 तक हम कौन सा सेंसस यूज करेंगे? 1971 का सेंसस। तो सीटों का बंटवारा कैसे होगा? 1971 के सेंसस के हिसाब से। और ये कब तक चलेगा? ये चलेगा 2026 तक। क्यों ऐसा क्यों है वो भी समझिए। इंडिया में क्या हुआ, ठीक है, ये एक रफ मैप ड्रॉ कर लेता हूं मैं इंडिया का। ठीक है, ये जो नीचे वाली स्टेट्स थी, ठीक है, ये लोग फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रही थी। ठीक है, जबकि जो ये बीमारू स्टेट्स, जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, मैंने वर्ड्स देखो क्या यूज किए, बीमारू, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, यूपी, यहाँ पर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स फ्लॉप्स होते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में। इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही थी, नॉर्थ वालों की पॉपुलेशन बढ़ रही थी, साउथ वालों की कम हो रही थी। तो उसके हिसाब से हर 10 साल के बाद जनगणना में स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, पहले आजादी के बाद जो हुआ, हर 10 साल के बाद जनगणना यानी सेंसस होता है। आजादी के बाद कब हुआ? 1951, फिर 1961, फिर 1971, फिर होना था 1981। जब 1971 का 1971 का सेंसस हो गया, उसके बाद पता चला पहले कुछ नुकसान साउथ इंडिया को यहाँ हो गया, फिर कुछ नुकसान साउथ इंडिया को यहाँ हो गया, और फिर उसके बाद 1971 में होना था। ठीक है, 1971 के सेंसस के हिसाब से होना था। राजनीति में नुकसान साउथ इंडिया को इन्होंने हल्ला किया, तो इनको सेटिस्फाई करने के लिए इंदिरा गांधी ने प्रॉमिस किया कि अब अगले 25 साल तक हम नई जनगणना को इग्नोर करेंगे और सीटों का बंटवारा 1971 की जनगणना यानी सेंसस के द्वारा ही होगा। और बाद में उसको एक्सटेंड करते ही करते गए, अब 2026 तक एक्सटेंडेड है। क्लियर? पॉपुलेशन कौन सी गिनेंगे? 1971 के सेंसस की पॉपुलेशन गिनी जाएगी। और आगे चलते हैं, ठीक है जी। अब ये देखिए, the ballots of the candidates securing the least number of first preference votes are cancelled and his second preference votes are transferred to first preference votes of other candidates। जो हार रहा तो उसे डब्बे खोल के उसकी वोटें कहाँ बांट देंगे? फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में बाकियों को। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द कैंडिडेट सिक्योर्स द रिक्वायर्ड कोटा। जब तक कोटा पूरा नहीं होता तो यही चलता रहेगा। यानी कोटा क्या होता है? मोर देन 50%। ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा होगा, अगर डिस्प्यूट पैदा होगी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को लेकर, ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट आर इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइड बाय सुप्रीम कोर्ट, और उसका डिसीजन फाइनल है। ओके, और कभी भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन को चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट में ऑन द ग्राउंड कि इलेक्टोरल कॉलेज वाज इनकम्प्लीट। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वैकेंसी अमंग द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, ये हम सुनेंगे इसको। इफ द इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट, अ पर्सन एज प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, अगर प्रेसिडेंट इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर हो गया तो acts done by him before the date of such declaration of the Supreme Court are not invalidated, cannot be enforced।
अब प्रेसिडेंट ने इलेक्शन जीतने के बाद जितने काम किए हैं वो काम वैलिड रहेंगे, चाहे उसका इलेक्शन नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे सुप्रीम कोर्ट। क्लियर। और कुछ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स ने काफी क्रिटिसाइज भी किया था इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के मेथड को। ओके, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं चाहते थे। ओके, और अनडेमोक्रेटिक और एंड प्रपोज द आइडिया ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, कुछ ने कहा डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है, और कुछ ने कहा ये अनडेमोक्रेटिक मेथड है। ठीक है, नेता लोग आगे किसी एक नेता को चुन रहे हैं। क्लियर। ओके, आगे चलते हैं हम। वेट, अकॉर्डिंग वंशिका ने क्वेश्चन पूछा है, सर अकॉर्डिंग टू यू इज दिस फेयर दैट द बैकडेट्स पॉपुलेशन इज टेकन इनटू अकाउंट? Weren't there are any opposition or agitation against this, sir? And I didn't understand why did it happen. समझो, जो नॉर्थ इंडिया है, खास करके यूपी है, बिहार है, यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, इन सब राजस्थान, इनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। यहाँ पर एजुकेशन लेवल कम है, जबकि साउथ इंडिया वालों की पॉपुलेशन कम हो रही है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा वैल्यू ऑफ वन वोट ऑफ एमएलए। आप जितने ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपकी वोट की वैल्यू बराबर है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हर भारतीय की बराबर रिप्रेजेंटेशन हो रही है सेंटर में। ठीक है जी। तो अगर एक नेता थिकली पॉपुलेटेड एरिया को बिलोंग करता है और ज्यादा ह्यूमन बींग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है पार्लियामेंट में, तो उसकी वैल्यू ऑफ वोट ज्यादा होगी इन द मैटर्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। क्लियर, ये चीज है। और आगे चलते हैं हम। क्लियर हो गया वंशिका आपको? यस सर। किन कारणों से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के मेथड को क्रिटिसाइज किया गया, अब ये मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। दो मेन पॉइंट्स थे। पहला, इलेक्शन था इनडायरेक्ट, आम आदमी से दूर कर दिया प्रेसिडेंट को। ठीक है जी। इंडियन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज इन हार्मनी विद पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, under the system the president is only a nominal executive, वो तो nominal head है। ठीक है जी। ओके, and the real powers are in the hands of council of ministers headed by PM। तो इसमें उनका इलेक्शन डायरेक्ट है, तो ये सही है। It would have been anomalous to have the president elected directly। अगर president directly elected by people होता, मगर फिर भी उसको पावर्स ना दी जाना, ये तो थोड़ा गलत हो जाता ना, इसलिए बिल्कुल सही हुआ ये। नेक्स्ट, डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बहुत कॉस्टली अफेयर बन जाता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग होता है, हमारा देश बहुत बड़ा है। 18%, वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन यहाँ रहती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। ठीक है, हमारा वास्ट साइज है। ठीक है जी। इट इज अनवारंटेड कीपिंग इन व्यू दैट ही इज ओनली अ सिंबॉलिक हेड। क्लियर। और आगे चलते हैं। कई कांग्रेस असेंबली के मेंबर्स ने सजेस्ट किया, ठीक है, कि president should be elected by the members of the two houses of parliament alone। लेजिस्लेटिव असेंबलीज की वोटिंग नहीं होनी चाहिए, मगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने इस बात को पसंद नहीं किया। ओके, क्यों? एक ही पॉलिटिकल पार्टी की रिप्रेजेंटेशन हो जाए, ऐसा हो सकता था। ठीक है जी। बाकी पार्टीज को भी तो सुनना जरूरी है। वुड हैव इनवेल चोजन अ कैंडिडेट फ्रॉम दैट पार्टी एंड सच अ प्रेसिडेंट could not represent the states of the union। The present system makes the president a representative of the union and the states equally। अब सेंट्रल स्टेट दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर। और आगे चलते हैं हम। ठीक है, ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक और पॉइंट उठाया गया कि ये जो चीज है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, दिस इज अ मिसनोमर, ये सही नहीं है। ठीक है, जहां पर दो या दो से ज्यादा सीट्स हमने फुल करनी है, वहां पे in the case of presidential election is a misnomer, proportional takes place where two or more seats are to be filled। जब ये दो या दो से ज्यादा सीटें अगर भरनी है तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वर्ड यूज करना सही होगा। लेकिन प्रेसिडेंट तो एक है,
वैकेंसी सिर्फ एक है, ठीक है, इसलिए इसको प्रेफरेंशियल रिप्रेजेंटेशन बोलना चाहिए या ऑल्टरनेटिव वोट सिस्टम मानना चाहिए। ओके, तो ये जो एक्सप्रेशन है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इस पर ऑब्जेक्शन हुई, ठीक है जी। किस ग्राउंड पर हुई? दैट नो वोटर हैज अ सिंगल वोट, एवरी वोटर हैज मेनी वोट्स। ओके, तो आज हम खत्म करने जा रहे हैं यहाँ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एनी क्वेश्चन, कुछ पूछना चाहते हैं आप?